हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में पढ़ा रहा था, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में मैंने आपको जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो मैंने जो बनाया है, उसमें मैंने ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट कवर कर दिए थे। कुछ जो मेरे पीडीएफ है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को भेज चुका हूँ, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं नहीं समझाया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज हम लोग आप लोग आ जाइए पेज नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 10। आज इसी को एक्सप्लेन करेंगे। पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लो, नोट्स में लिखा हुआ है। क्वेश्चन सुनेंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। स्टार्ट करें, चलिए। क्वेश्चन है एक्सप्लेन सीक्वेंशियल एंड निमोनिक कोड। लिखा हुआ है, सब दिख रहा है सबको। सीक्वेंशियल कोड क्या होता है और निमोनिक कोड क्या होता है, इसके बाद पहले समझ लीजिए। सीक्वेंशियल, एक टर्म सीक्वेंशियल है और दूसरा टर्म क्या है हमारा, निमोनिक। अब ये कोड का मतलब क्या है यहाँ पे समझिए। सबसे पहले किसकी बात किया भाई, किसकी बात किया है, सीक्वेंशियल। अच्छा, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। सीक्वेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का। सीक्वेंशियल कोड का क्या मतलब है। अच्छा, कभी आप लोग BHU वगैरह का एंट्रेंस वगैरह देंगे तो आपको एक रोल नंबर मिलता है। रोल नंबर पता है, लंबा सा लिखा जाता है BHU 001, BHU 002, BHU 003। ये क्या है, रोल नंबर देने का एक तरीका। ये सीक्वेंस लगा रहे हैं ना, तो सीक्वेंशियल कोड में पढ़ी जाए सब क्या लिखा, अंडर दिस नंबर एंड कोड आर यूज्ड टू अरेंज डाटा। मतलब किसी डाटा को, जैसे कि मुझे 100 स्टूडेंट का वो लेना है, एंट्रेंस लेना है BCom का। अब मुझे कोड बनाना है कि मुझे पता चले कि ये BCom के बच्चे, मैंने बनाया BHU BCOM BCom, BHU BCom 001। इससे क्या पता चला, ये कोड से क्या, कि ये बच्चा BHU का एंट्रेंस देने आ रहा है और किसका, BCom का, और उसका रोल नंबर क्या होगा, 001। इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल कोड। सीक्वेंशियल कोड का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी डाटा को एक सीक्वेंस दे के बनाते हैं, उसी को हम लोग, जैसे आज हमारे देश में बहुत सारा एंट्रेंस एग्जाम होता है, रेलवे का फॉर्म भराता है, तो क्या उसमें रोल नंबर लोगों को नहीं मिलता है। और रोल नंबर पता है कैसा रहता है, पूरा लंबा सा एकदम कोड, उसमें ना ऐसा वो लोग बनाते हैं, पता चल जाए कि ये बच्चा रेलवे का कौन सा फॉर्म भरा है, हाँ कौन सा। अभी तुम लोग ये बताओ, हाँ CBSE का रोल नंबर बताओ ना, हम बता रहे हैं। 42 है, नहीं, पूरा लंबा सा होगा 17। अब देखो 23 63 42 93। अब इतना लंबा रोल नंबर कैसे हो गया, तो अब इसका लॉजिक समझिए। इसमें क्या होगा, 23 63 में भी वो होगा कि एरिया का कोड होगा, ये कुछ बनाए होंगे, ये बनारस का एरिया का कोड 23 63, तो 23 63 01 23 63 02। यानी सीक्वेंशियल कोड का मतलब होता है किसी भी डाटा को एक सीक्वेंस में लिखना, ताकि पता चल जाए कि ये किस चीज़ का रोल नंबर है, किस सब्जेक्ट का ये एग्जाम दे रहा, किस यूनिवर्सिटी। जैसे BHU BCOM 001 का मतलब क्या हो, BHU का BCom का एंट्रेंस दिया, रोल नंबर इसका क्या है 1। BHU BCOM 002, BHU BCOM 003, ऐसे बनता है। इसको हम लोग सीक्वेंशियल कोड कहते हैं। अभी समझ में आया। अच्छा, दूसरा क्या है हमारा, निमोनिक कोड। निमोनिक का मतलब समझ में आया। निमोनिक कोड का मतलब होता है किसी भी बड़े वर्ड का शॉर्ट फॉर्म। जैसे बिहार को शॉर्ट में बोलेंगे B और R, और उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, UP। उसी तरीके से हेडक्वार्टर को शॉर्ट में बोलेंगे HQ। उसी तरीके से अलग अलग वर्ड को अलग अलग शॉर्टकट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग निमोनिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बताओ। सीक्वेंशियल और निमोनिक कोड में किसी को डाउट है भाई, इज देयर डाउट यू आर हैविंग इन सीक्वेंशियल कोड और निमोनिक कोड, क्लियर है। देखो मैंने लिखा है हेडक्वार्टर को शॉर्ट में HQ, बिहार को शॉर्ट में BR, है ना। हम लोग किसी का नाम भी रखते हैं तो उसको सर गाड़ी पे नहीं, किसी का नाम घर में रखते हो तो उसको भी शॉर्ट में हम लोग, जैसे किसी का नाम है रॉकी, तो हम बोलते हैं हेरो, RO रो। जैसे ब्रदर को हम लोगों ने कहा ब्रो, सिस्टर को मैंने कहा सीसो। तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग ब्रो क्या है, सोचो, ब्रदर का ही तो शॉर्ट फॉर्म है ब्रो, BRO ब्रो, मतलब हे ब्रो, हे ब्रो। तो ये तो ऐसे चलता है हमारा निमोनिक। सीक्वेंशियल निमोनिक कोड मजे से समझ में आया, ये एग्जाम में आ जाएगा, आराम से बना के लिख दोगे, कोई दिक्कत समान नहीं समझ में आया। सीक्वेंस में हाँ ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ तुम लोग, जो जो छूटा है मैं, मुझे याद है कौन कौन सा मैं नहीं पढ़ा, तो उसी पे आ जाना। हाँ, इस पे आ जाओ, पेज नंबर, प्यारे बच्चों पेज नंबर आ जाइए आप 13 पे। पेज नंबर 13 पे आ जाइए सब लोग। पेज नंबर 13। एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ वाउचर यूज इन टैली सॉफ्टवेयर विथ एग्जाम्पल। पेज नंबर 13 पे आ जाओ। दिख रहा है सबको, क्या बोला है, बताइए वाउचर, 3 तरह के वाउचर का नाम बताइए। वाउचर कल मैंने क्लास में बताया, वाउचर क्या होता है।
जब हम कोई सामान खरीदते हैं उसका जो बिल होता है, तो उसका जो बिल कैश या मेमो। रिसीविंग या कैश मेमो मिलता है ना, Yes, उसी sir. को वाउचर कहते हैं। वाउचर नहीं समझे, तुम मोबाइल फ़ोन खरीदोगे तो एक तुमको बिल मिलेगा, तो कैश मेमो बिल कि ऑफ तुमने- एक्सचेंज सर वही। हाँ, जो दुकान का नाम है, कितने का मोबाइल है, बिल भाई। जब IP मॉल में जाते हो Cash तुम मेमो। अभी शॉपिंग वगैरह करोगे तो उसमें तुमको बिल मिलेगा ना कि तुमने कितने का शॉपिंग किया। तो वही पूछा कि बताओ वाउचर कितने तरह का होता है, कितने तरह का बिल बन सकता है। तो 3 तरह का बिल बनता है, पढ़िए। पहला क्या है? रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर का मतलब होता है जब हमें कोई बंदा पैसा दे रहा हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे सपोज एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सपोज करो कि शहनवाज ने मुझे फ़ीस दिया, कैश मैंने रिसीव किया। अब मैंने एक बिल बनाया, कोचिंग का होता है ना फीस रिसिप्ट, उसमें मैंने लिख दिया कि शहनवाज ने इतना पे कर दिया, साइन करके शहनवाज को मैंने वो दे दिया एज ए प्रूफ। तो उसको कौन सा वाउचर कहते हैं? रिसिप्ट। हाँ, बस समझ गए। स्कूल में जब तुम फीस जमा करते हो तुमको एक बिल मिलता है ना, वो रिसिप्ट वाउचर है। दूसरा क्या है हमारा? पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को पेमेंट करते हैं उस समय हम बना के देते हैं कि हमने इतना पेमेंट आपको किया है, उसको हम लोग कौन सा वाउचर बोलेंगे? पेमेंट वाउचर। और लास्ट क्या होता है हमारा? जनरल वाउचर। रिसिप्ट वाउचर मतलब जब मुझे कोई पैसा देगा तो उस समय जो हम वाउचर बनाते हैं उसको रिसिप्ट वाउचर कहते हैं। और पेमेंट वाउचर का मतलब होता है जब हम किसी को पे करते हैं और मैं बिल बना के देती हूँ मैंने तुमको इतना पे किया। जैसे मैं किसी को रेंट पे कर रहा हूँ या कुछ, तो हम एक बिल बना के देते हैं कि मैंने तुमको इतना रेंट पे किया, तो वो पेमेंट वाउचर हो जाएगा। तीसरा क्या लिखा हुआ हमारा? जर्नल वाउचर का मतलब होता है जब हम कोई एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं तो उसमें वाउचर। एडजस्टमेंट एंट्री कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था, तुम अगर उसमें देखे होगे सैलरी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, याद आ रहा है? और तो जब हम कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, कल की क्लास में जाकर देखना उसमें लिखा होगा एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है, पढ़ा चुका हूँ। तो कोई आउटस्टैंडिंग, कोई बकाया है या कोई एडवांस है या कोई प्रीपेड कुछ ऐसा हो गया है, तो उसके लिए जो स्पेशल एंट्री पास करते हैं या उसके लिए जो एक बिल बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? जर्नल वाउचर। क्लियर है? तो वाउचर 3 तरह का होता है, क्या क्या? नेक्स्ट आ जाओ। सीक्वेंशियल निमोनिक हो गया भाई, तो पेज नंबर बोल रहा हूँ। अब आ जाओ तुम लोग, हाँ यस, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पे आ जाओ भाई। दिख रहा है सबको? क्या क्वेश्चन पढ़ो, पेज नंबर 11। एक्सप्लेन नल वैल्यूज एंड कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। आज ये खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है? 10-15 मिनट में हो जाए खत्म। एक्सप्लेन क्या करना है बताओ भाई? नल वैल्यूज एंड कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स। क्या एक्सप्लेन करना है? नल वैल्यूज और कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नल वैल्यू क्या होता है? अगर मैं इसको नल वैल्यू, नल का मतलब यहाँ पे समझा। नल वैल्यू का मतलब होता है हमारे डाटा में जब कोई चीज़ मिसिंग हो जाए। नहीं समझ में आया? एक हमने कोई इन्फॉर्मेशन डाटा लिखा है और उसमें कुछ चीज़ें हम मिसिंग कर रहे हैं। जैसे मैं नाम बताइए अपना पूरा। जैसे आप फीस में कभी निकिता गुप्ता, मैंने निकिता लिखा और गुप्ता मिस हो गया, तो क्या होगा? ये सही, ये एरर नहीं है? उस तरीके से मैंने यहाँ एग्जाम्पल में दिया है राजू कुमार सिंह, मान लो एक नाम है। अब राजू तो है लेकिन बीच मिडिल नेम क्या कर दिया हमने? गायब कर दिया और लास्ट में सिंह लिखा हुआ है। तो नल वैल्यू का मतलब क्या होता है? ध्यान से बताओ भाई, नल वैल्यू का क्या मतलब समझे? नल वैल्यू का मतलब होता है जब किसी डाटा में कोई फिगर क्या हो जाए, मिस कर जाए, और जब डाटा में वो फिगर मिस हो जाए तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? उसका हमें करेक्शन करना पड़ता है। इसी को हम लोग नल वैल्यूज कहते हैं, यानी मिसिंग फिगर को करेक्ट करना। बात समझ में आया? फिर से समझाओ, समझ गए तुम लोग? जैसे मुझे लिखना है कि टुमारो इज़ माई अकाउंटेंसी पेपर। अब टुमारो इज़ माई तो लिखा हुआ है, पेपर भी लिखा है, लेकिन किसका? मिस हो गया, तो फिगर मिस हो गया, जिससे हमें क्या करना होगा? करेक्शन करना होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नल वैल्यू कहते हैं। क्लियर है भाई? नल वैल्यू क्लियर है? नल वैल्यू क्लियर है? दूसरा बताओ। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। यस। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट क्या होता है? बोलो भाई, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट समझा दें। अच्छा ये बताओ, अब अगला सवाल है कि कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट क्या होता है? सवाल क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट क्या होता है? भाई क्या होता है कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट? सुन लो, ध्यान समझना। अच्छा एक बात बताओ शहनवाज, निकिता, सुनो एक बात मुझे बताओ। मैं अगर तुम्हें एक लंबा सा एड्रेस दूं, नहीं सुन रहे हो? अगर हमें एड्रेस लिखना हो तो मैं पूछूं कि भाई आप कहाँ रहते हैं, तो मैंने कहा नीबूपुर बस्ती, चौराहट, पुरानी बस्ती, फलाना रोड, चंदौली, यूपी, बनारस, ऐसे करके मैं इतना लंबा सा एड्रेस लिखूंगा तो क्या यहाँ पे कहीं कहीं पे ब्रैकेट, कॉमा, ये सब इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा?
तुम लोग पढ़ते हो इंग्लिश में, जब हम कोई लंबा सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें ब्रैकेट और कॉमा का इस्तेमाल होता है, नहीं बोल रहा होता है ना। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि जब हम कोई बड़ा सा सेंटेंस लिखे और उसमें ब्रैकेट और कॉमा में मिस्टेक हो। अच्छा ये बताओ, मैं बोलूँ लिखो नीबूपुर रोड नई बस्ती, इसके बीच में क्या रहेगा? कॉमा रहता है ना। नीबूपुर रोड कॉमा नई बस्ती कॉमा चंदौली फुल स्टॉप। अब यहाँ से हम कॉमा हटा दे, फुल स्टॉप हटा दे तो सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा, गड़बड़ हो जाए, पहचानने में दिक्कत हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट का मतलब होता है जब आपका सेंटेंस बहुत बड़ा हो, यानी लॉन्ग सेंटेंसेस होता है, तो उसमें हमें क्या लगता है, कॉमा ब्रैकेट इन सब का ख्याल रखना पड़ता है। इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट कहते हैं। आदाब। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट नहीं समझ में आया? कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट समझ में आया? यानी आप कोई अब अच्छा पढ़ो, एक बार नोट्स पढ़ो और क्लियर होगा। तो नोट्स पढ़ो, लिखा है अंडर दिस, पढ़ो, व्हेन समवन डाटा इज सो कॉम्प्लिकेटेड, जब किसी का डाटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत क्रिटिकल, बहुत लंबा होता है, देन दिस एट्रीब्यूट इज, तो इसमें इन एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल होता है, जैसे ब्रैकेट कॉमा फुल स्टॉप। ये एग्जाम्पल देखो, नीचे एग्जाम्पल दिया मैंने, क्या लिखा, ए पब्लिशर हैव ऑफिसेज एट डिफरेंट प्लेस। एक पब्लिशर है, पब्लिशर किसको बोलते हैं? जो लोग किताब वगैरह छापते हैं, हाँ, उसकी अलग अलग प्ले। अब देखो ये सुनो, सुन रहे हो? पब्लिशर नहीं समझे तुम लोग किसको बोलते हैं? जो लोग किताब छापते हैं। अब किताब छापने वाले की, सुन लो, किताब छापने वाले की अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्रांचेज होगा, अलग अलग दुकान होगा, अलग अलग शॉप होगा। अब उन सबको उसे दिखाना है, एक एड्रेस बनाना है, तो वो अब दिखाएगा तो पूरा लिखेगा ना भाई कि हमारा हेड क्वार्टर यहाँ पे, ब्रांच नंबर वहाँ यहाँ, कॉमा ब्रांच नंबर 2 यहाँ पे, कॉमा ब्रांच नंबर 3 यहाँ पे, कॉमा ब्रांच नंबर 4 यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट फुल स्टॉप कॉमा, इन सब को लगा के सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो अगर इसमें कोई एरर होगा तो इस एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया भाई? क्लियर है सबको? क्वेश्चन पूछा, आइडेंटिफाई द एरर व्हेन देयर इज इनवैलिड न्यूमेरिकल वैल्यू इन अ फॉर्मूला और फंक्शन, हाउ कैन दिस एरर बी रेक्टिफाइड, एक्सप्लेन। क्या क्वेश्चन पूछा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में। कहता है आइडेंटिफाई द एरर, एरर मतलब गलती। एरर को पहचानिए अगर फॉर्मूला में कोई नंबर में, इसको ऐसे समझो, ये क्वेश्चन मत समझो, पहले कहानी समझो। एक बात बताओ भाई, तुम लोग कभी एक्सेल यूज किए हो? हाँ किए हैं। अरे किए हैं सर, कैसे बताए? कह रहा आइडेंटिफाई द एरर, कह रहा है एरर को पहचानिए। एरर मतलब क्या होता है भाई? गलतियों को पहचानिए। व्हेन देयर इज इनवैलिड न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी आप, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तुम एक कंप्यूटर ओपन किए हो, कंप्यूटर में तुमने कंप्यूटर में कोई डाटा फीड किया, डाटा समझते हो? डाटा कुछ भी, एक तुम कंप्यूटर ओपन किए हो, उस कंप्यूटर में मान के चले एग्जांपल के तौर पे तुम कंप्यूटर में तुम दिखा रहे हो कि हमारे देश में कितना एक्सपोर्ट हुआ और कितना इंपोर्ट हुआ है। नहीं समझे मेरी बात? एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिखा रहे हो। अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिखाओगे तो करेंसी भी दिखाओगे ना, कि मतलब डॉलर में है कि रुपये में है, ये सब कुछ दिखाओगे ना, कितना डॉलर आया कितना रुपये। तो तुम कह रहे हो कि तुम एक डाटा बना रहे हो, अचानक से उसमें डाटा में कुछ एरर आ गया। एरर मतलब नहीं समझे? गलती हो गई, कुछ मिस्टेक हो गई। तो उस गलती को कैसे तुम रेक्टिफाई करोगे, मतलब कैसे सही करोगे? आइए इसका आंसर देखते हैं। तो अगर एरर हो जाता तो इस एरर को, अगर अमाउंट में कोई एरर हो गया तो उस एरर को कौन सा एरर करेंगे? आंसर में पढ़ो, द एरर इज कॉल्ड नम एरर। नम एरर मतलब किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई मिस्टेक हो गया। कौन सा एरर कराएगा? अगर आपके किसी डॉलर लिखना भूल गए या रुपये लिखना भूल गए या कुछ इसमें, तो उस तरीके एरर को हम लोग नम एरर कहते हैं। नम का मतलब नंबर में मिस्टेक हो गया। किस में मिस्टेक हो गया? अब जैसे एग्जांपल मैंने दिया, इसमें पढ़ो, इफ़ यू रिटन इन अ नंबर कॉलम, तुमने एक MS एक्सेल कंप्यूटर में एक नंबर का कॉलम था, उस नंबर के कॉलम में तुमने गलती से $100 ले लिया। क्या ले लिया? $100। और तुम लोग मालूम है एक्सेल में कभी भी डॉलर में या अमाउंट में, रुपये में ये अमाउंट नहीं लिखाता है, बल्कि रुपये या डॉलर ऊपर लिख दिया जाता है और नीचे में अमाउंट लिखते हैं। नहीं समझे मेरी बात? तुम एक्सेल में ऐसा नहीं लिखो, देखो जवाब, $100, $200, डॉलर ऐसे नहीं लिखोगे। तुम लिख दोगे कि अमाउंट डॉलर में है और नीचे में सब लिख दोगे। नहीं, जैसे तुम लोग नेशनल इनकम का सवाल लगाते थे तो अमाउंट दिया होता 10 करो, तो क्या तुम 10,000,000 करते? नहीं, CR लिख देते थे बस वैसे। तो यहाँ पे एरर क्या हुआ, हमसे मिस्टेक क्या होगा कि हमने एक, जैसे एग्जांपल मैंने दिया, हमने गलती से क्या लिख दिया, $100 लिख दिया। जैसे ही $100 लिखे, एक्सेल ने तुरंत कहा कि नहीं गलत किए हैं आप, डॉलर हटाइए, हम परेशान हैं, डॉलर हटा दीजिए। नहीं समझे? तो इसको कहते हैं कि नंबर में एरर क्यों आया। अगर हमें सिर्फ 100 लिखना था,
अब फार्मूला तो हमने क्या लिख दिया गलती से $100, तो ये मिस्टेक हो गया। अब इस मिस्टेक को तुम कैसे सही करोगे? तुमने $100 लिख दी, इस मिस्टेक को कैसे सही करोगे? इसका मतलब डॉलर वहाँ पे क्यों लिखा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी तुमने फार्मूले में डॉलर लिख दिया है। नहीं समझ में आ रहा है क्या मैं कह रहा हूँ? मैं फिर मेरी बात फिर सुनो। जैसे एक इधर देखो एक्सेल की एक सीट है, उसमें मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है, मैं अमाउंट लिख रहा हूँ कि मैंने कितने का सामान बेचा या खरीदा। तो जब सामान बेचा खरीदा तो गलती से क्या हुआ ना, मैंने अपने फार्मूले में डॉलर लगा दिया, तो सारा जगह क्या शो करने लगा? डॉलर। फार्मूला होता है ना एक्सेल में, जब डाटा लिखते हैं तो एक फार्मूला होता है, सुनिए ना, फार्मूला जिससे कि कैलकुलेशन होता है, अपने आप वो कैलकुलेट कर लेगा। तो फार्मूला में गलती से डॉलर लिख दिए, तो $100, $200 तो लिखा गया समय। अब पूरा एक्सेल शीट हमारा ख़राब हो गया। अब इसको सही कैसे करेंगे? डॉलर कैसे हटेगा? डॉलर हटाना ना वहाँ से। अब देखो स्टेप पढ़ो, कैसे डॉलर हटेगा। पहला स्टेप, सबसे पहला काम क्या करना होगा? एक्सेल में जाके वो फाइल चुनो जिस फाइल को तुम्हें सुधारना। कोई फाइल होगा ना वो, अरे एक्सेल का कोई फाइल होगा ना जिसमें तुमको सुधार करना। पहले फाइल चुनो, फिर जाओ फार्मूले पे। कौन से फार्मूले पे? जो तुम बनाए थे। फार्मूला में जाओगे तो रिमूव दैट प्लेस, वहाँ से वो डॉलर हटा दो। फार्मूले में से डॉलर क्या कर दो? डिलीट कर दो। चेंज द फार्मूला, फार्मूले को क्या कर दो? चेंज कर दो। ओके क्लिक करो, सबमिट करो, अपने आप वहाँ से डॉलर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इस तरीके से आपका एरर क्या हो जाएगा? रेक्टिफाई हो जाएगा। खत्म। कोई दिक्कत इसमें? अगला क्वेश्चन है नेम एंड एक्सप्लेन द फंक्शन। कह रहा है कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करोगे? विच हैज रिटर्न द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच हैज कांस्टेंट पेमेंट इंटरेस्ट। अब इस क्वेश्चन को कुछ पल के लिए ना छोड़ दो, भूल जाओ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम उसको नहीं, हम एक एग्जांपल से क्वेश्चन भी बाद में समझ में आएगा। पहले इसका सॉल्यूशन पे आ रहे हैं, तुम लोग एक केस बता रहे हैं, तुम लोग अपने आप ये क्वेश्चन समझ जाओगे। आओ यहाँ थोड़ा सा नीचे आओ, स्लाइड करो, नीचे आओ, देखो बता रही, यहाँ पे आओ। एक बॉक्स बना होगा नीचे में, देखो एक टेबल बना होगा, एक बॉक्स बना होगा, पढ़ो मजा आएगा। हाँ चलो, क्या लिखा हुआ है? EMI। अच्छा EMI क्या होता है भाई? तुम लोग सुने तो होगे ना EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। EMI तुम सब कभी किसी ने फ़ोन फाइनेंस पे लिया है? नहीं, फाइनेंस पे हर चीज़ कैश। टायर नहीं बिका था भरपूर। तो अब एक चीज़ समझेंगे, अगर आप कभी फ़ोन फाइनेंस पे लिए होंगे तो उसमें होता क्या है? EMI समझो ना, ये तब ये क्वेश्चन आराम समझ में तब आएगा जब तुम EMI का कॉन्सेप्ट समझो। जब हम फ़ोन फाइनेंस पे लेते हैं तो 10,000 का फ़ोन है, 2,000 उस समय दे देते हैं, बाकी के 8,000 विथ इंटरेस्ट। नहीं समझ में आएगा? हाँ, हर महीने देना होता है। जैसे 8,000 अमाउंट बचा है, मान लो 2,000 इंटरेस्ट, तो कितना हो गया? 8 2 या 4,000 इंटरेस्ट, तो 8 4 12,000। 12,000 को 6 महीने में देना तो कितना दोगे हर महीने? 2। इसको EMI कहते हैं। EMI नहीं समझ में आया? EMI मतलब होता है टुकड़ों। EMI का मतलब होता है टुकड़ों में पैसा देना। EMI का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे एक केस मैंने बनाया, एक टेबल बनाया, देखो सब लोग उस टेबल को गौर से देखो। टेबल में 2 कॉलम है, कॉलम का नाम क्या है? A और B। ये कॉलम का नाम है A और B। इधर सीरीज है 1 2 गला खराब है, 1 2 3। अब समझो टेबल में क्या लिखा? लोन। कितना लोन है? 1 लाख रुपए लोन है। उस पर इंटरेस्ट कितना है? 12%। समय कितना है? 2 साल। तो मुझे बताओ, अगर 1 लाख रुपए लोन का मतलब क्या होता है? कर्ज हमने कितना लिया? 1 लाख। इंटरेस्ट कितना % देना है? 12%। समय कितना? अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 1 लाख रुपए कर्ज है जिसपे 12% इंटरेस्ट है और 2 साल में वो कर्ज चुकाना है, महीने महीने करके, तो मैं कितना पैसा दूंगा कि मेरा ये कर्ज खत्म हो जाए? कैसे निकालेंगे? दिमाग लगाओ, बेसिक मैथ इस्तेमाल करो। मैं तुम्हें सवाल दे रहा हूँ, तुम लोग हल्का से दिमाग में कैलकुलेशन नहीं करो, तो हम कैलकुलेटर से करके बता रहे हैं। फिर सुनो, कर्ज 1 लाख है, उस पर 12% इंटरेस्ट देना है साल का, और टाइम 2 साल है। लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा, बता हर महीने हम कितना पैसा दे कि कर्ज भी खत्म हो जाए और इंटरेस्ट भी खत्म हो जाए? इसको निकालने का तरीका यही ना होगा? हम तुमको बता रहे हैं। ये बताओ, पहले तो ये कैलकुलेट कर लो कि कुल पैसा देना कितना है। कैसे निकलेगा? कैसे नहीं, कुल कितना पैसा देना है सर बताओ? 1 लाख रुपए कर्ज है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1 लाख रुपए लोन है, सुनो पीछे, लोन कितना, इंटरेस्ट कितना, 1 लाख का 12% कितना होगा? 12,000। तो 12,000 तो 1 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? यानी 1 लाख लोन देना है और 24,000 इंटरेस्ट देना है, यानी कुल कितना देना है? 1,24,000। तो बस कुछ मत करो, 1,24,000 रुपये देना है। कितने महीने में देना है? 24। 2 साल मतलब 24 महीने, डिवाइडेड बाई 24, तो आ जाएगा 5,166 रुपये।
यानी किस्त कितने का बनेगा? 5166। नहीं समझ में आया भाई? इसी को EMI कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम लोग को मज़ा आया, समझ में आया? अब देखो EMI, सुनो मेरी बात, अगर ये तो हम लोग मुंह से नहीं निकाले हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या मुंह से ऐसे निकालेगा EMI? नहीं, कंप्यूटर हमेशा फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा। कंप्यूटर भी यही बैलेंस निकालेगा कंप्यूटर भी EMI निकालेगा। कंप्यूटर, हम लोग तो मैथ, ये तो मैथ ने इस्तेमाल किए भाई, ये मैथ, लेकिन कंप्यूटर मैथ इस्तेमाल नहीं करेगा। कंप्यूटर क्या इस्तेमाल करेगा? फार्मूला। अब आओ वो फार्मूला कंप्यूटर कैसे बनाएगा जरा सुनो। अब देखो उसी के नीचे आओ, क्या लिखा? हाउ टू कैलकुलेट EMI। EMI कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? EMI कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? देखो जैद, EMI कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? देखो तुम लोग अपने मोबाइल में देखो, तब समझ में आएगा। तो फार्मूला देखो, इज इक्वल टू, यहाँ से शुरू है फार्मूला, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? PMT। PMT क्या है? PMT फार्मूला का नाम है। यहाँ से पूछा था ना कि नेम द फंक्शन, यानी कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे EMI के लिए, तो कौन सा फंक्शन? PMT फंक्शन। PMT फार्मूला का नाम है। अरे यार, जैसे मान लो हम लोग शादी की दावत को बोलते हैं मैरिज पार्टी, उसी तरीके से कोई दुनिया से चला जाए तो उसको बोलते हैं 13वीं पार्टी, होता है ना, या 40वां की दावत, तो या 40वां पार्टी। तो ये जो है अलग अलग पार्टी का नाम अलग अलग तरीके से पड़ता है। नहीं समझ में आया? बोल नहीं रहे हो तो इसका मतलब क्या है? इफ्तार पार्टी। हाँ, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मतलब वो होता है, तो उसमें ये चीज़ें। खैर मैं आऊँ आगे। तो हाउ टू कैलकुलेट EMI, तो EMI कैसे कैलकुलेट करते हैं? कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे हम लोग? अभी बताया मैंने, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे हम लोग? PMT फंक्शन। PMT क्या है? फार्मूला। अब देखो फार्मूला कैसे बनता है, क्या क्या लिखा हुआ, पहले बताओ क्या लिखा हुआ है। एक मिनट जरूर तेजी में नहीं जाएंगे, गाड़ी तेजी में चलेगी तो नहीं समझ में। पहले क्या लिखा हुआ? B2 लेना है। व्हाट इज B2 यार? अब आ जा एक्सेल में जाओ, एक्सेल B2 क्या है? इंटरेस्ट। अब तुम जाके देखो B2 के सामने क्या है? 12%। अरे B, ऐसे देखो ना B, अरे भैया मैं कह रहा हूँ ये B है और ये 2 है, तो B2 क्या है हमारा? इंटरेस्ट। कितना? तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला देखो, ये EMI निकालने का फार्मूला है B2 मतलब इंटरेस्ट। समझ में आया? B2 ऐसे डिवाइडेड बाई 12 कॉमा B3। अच्छा B3 क्या है? देखो जरा B3 क्या है यहाँ पे? ये B है और ये थी नंबर ऑफ ईयर। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। B3 मल्टीप्लाई, स्टार मतलब मल्टीप्लाई, स्टार मतलब मल्टीप्लाई, 12 मतलब 12 कॉमा B1 मतलब अमाउंट। ये देखो ये B1 देखो, मजा आ रहा है? देखो ये भी समझा दिया मैंने, B1 है ना। अब जब ये फार्मूला रख दिए तो इस फार्मूला में सेट कर दो, सबको सेट करो, सेट करो। क्या बना? तो क्या है फार्मूला बताओ? B2, तो B2 कितना है? इंटरेस्ट कितना है? 12 डिवाइडेड बाई 12 कॉमा B3 क्या था हमारा? नंबर ऑफ ईयर 2 into 12 और कॉमा B1 क्या था हमारे? अमाउंट 1 लाख। और क्या क्या कंप्यूटर अपने मन का कुछ किया होगा, ये फॉर्मूला सेट हुआ। अब इसके आगे थोड़ी हम बता पाएंगे यार, अब वो क्या किया, तो बस कंप्यूटर ने कुछ किया और फाइनली तुम्हारा EMI कितना आ गया? 4707 रुपये। अब तुम लोग बोले कि निकाले तो हम लोग कुछ और थे, कोई बात नहीं, अमाउंट से कुछ भी लिख दो। हाँ, फॉर्मूला लगा के 4707 में, ये रट के लिखना, तुमको एग्जाम में आएगा नहीं कैलकुलेशन। इसी को मेरे भाई, अब आओ जरा सा क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हें सारा चीज़ मैंने बता दिया है। हाँ क्वेश्चन पूछा है ना, बताओ कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करोगे? लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? पेमेंट और इंटरेस्ट के लिए। लास्ट लाइन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करोगे अगर फ्यूचर में तुमने कोई कर्ज लिया है एज ए इन्वेस्टमेंट? अब इन्वेस्ट किसी बिजनेस में लगाने के लिए अगर तुमने कर्ज लिया है तो उस कर्ज का पेमेंट और इंटरेस्ट को अदा करने के लिए तुम कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करोगे? अभी मैंने आंसर बताया, द फंक्शन विच विल यूज इज PMT फंक्शन। PMT फंक्शन क्या होता है? तो PMT इक्वल टू, मैंने वो लिखा उसे पढ़ो ना, PMT इक्वल टू ब्रैकेट में क्या लिखा? रेट, NPR, PV, FB टाइप, ये सब आया है। रेट का मतलब, NPR का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, PV का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, FB का मतलब फ्यूचर वैल्यू। एग्जाम्पल मैंने नीचे में दे दिया, ये सब याद कर लेना। क्लियर है? बोलो भाई सबको PMT फंक्शन क्लियर है? तो बच्चों कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से मैंने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का पूरा नोट्स कंप्लीट कर दिया। अगर आप इतना कर लेते हो तो अच्छा खासा आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी कुछ और क्वेश्चन हम लेकर आएंगे तो उसके लिए भी हम कुछ प्लान करेंगे। फिलहाल आप इतना तैयार। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, मिलते हैं।